हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज की यह सेकंड प्रमुख क्लास है। और जबकि पहली क्लास में देखा था कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनको समझा था। आज की जो प्रमुख क्लास है इसमें इस टॉपिक को समाप्त कर लिया जाएगा, जिसमें डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश आदि को देखकर इसे समाप्त करेंगे। और जितने भी छात्र जो क्लास को कर रहे हैं वह नोट्स बनाते चलें और यह बहुत जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं डचों के बारे में। तो याद रखिएगा डचों के बारे में कि जो डच होते हैं कि डचों का जो आगमन होता है भारत में 1596 में। तो याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वप्रथम आते हैं वह कौन आए थे, तो वह आए थे पुर्तगाली आए थे। लेकिन जब डचों को यह पता चला कि मतलब पुर्तगालियों ने भारत से अधिकतम लाभ कमा लिया है, तो इनका भी यही उद्देश्य था कि मतलब यही भी पुर्तगालियों की तरह भारत से व्यापार करेंगे और भारत से संचालन करेंगे। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि जो डच थे जो वह कहाँ से आए थे। जैसे पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाल से आए थे, इसी तरह डच थे वह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। और यह इनका जो दल आता है वह 1596 में आता है, जिसके साथ 17 सदस्य। तो याद रखिएगा जिसके साथ 17 सदस्य और एक बोर्ड, तो जिसके साथ 17 सदस्य भेजे गए और एक बोर्ड भेजा गया। और इनके जो सदस्य थे वो बहुत साहसी थे, यानी कि कार्य के प्रति ईमानदार थे और उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा कि डचों की जो संयुक्त पूंजी थी वह कितनी थी, 65 लाख गिल्डर कंपनी की। तो जब ये भारत आए तो भारत में इनका मुख्य उद्देश्य था भारत से व्यापार करना था कि आए ट्रेड करेंगे, भारत से व्यापार करेंगे। तो व्यापार के लिए आए थे। आगे चल के देखा जाए कि डचों ने इनकी भारत में जो प्रथम फैक्ट्री लगाई 1605 में लगाई। तो याद रखिएगा कि डचों ने पहली फैक्ट्री जो लगाई वह कब लगाई, 1605 में। कहाँ पर लगाई थी, तो वह लगाई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में यह फैक्ट्री इनके द्वारा लगाई जाती है। जबकि अन्य प्रमुख स्थान थे, जैसे देखा जाए इनकी श्रीरामपुर देखा जाए, पटना देखा जाए, चिंसुरा देखा जाए, तो आदि स्थानों को भी याद रखिएगा कि यहाँ पर भी डचों की प्रमुख फैक्ट्रियाँ थीं। इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डचों की फैक्ट्रियों को देख लिया गया है। इसके बाद हुआ क्या कि भारत में पुर्तगालियों की तरह, यानी कि जिस तरह से पुर्तगाली आए थे इंडिया में, और उन्हीं को देखकर जो जिनका आगमन होता है वो होते हैं डच। और डचों को देखकर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ अंग्रेज़ों का, तो क्या हुआ कि बेदरा का एक युद्ध होता है। और यह बेदरा का जो युद्ध हुआ था डचों और अंग्रेज़ों के मध्य, किसके मध्य होता है, एक तरफ थे डच, एक तरफ थे अंग्रेज। तो डचों और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ, और यह बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। इसको भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1759 में, जिसमें अंग्रेज जो था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डचों को हरा दिया जाता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डच हैं वो कब हार जाते हैं, तो डच हार जाते हैं इनकी 1759 में। डच कब हार जाते हैं, तो डच इनकी 1759 में हार जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और जबकि जो डच थे भारत से 1795 में चले जाते हैं। अब ये हारने का इनका प्रमुख कारण यह था कि मतलब इनका कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से ये भारत से हार जाते हैं। तो डचों के बारे में 3 से 4 पॉइंट मुख्यतः याद रखिएगा कि मतलब कि डचों ने राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। डचों की पहली फैक्ट्री जो ओपन की उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम, जबकि बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने हरा दिया था। इस क्लास में केवल वही पॉइंट डिस्कस किया जाएगा जो परीक्षा में बार बार रिपीट करता है। तो इसके बाद भारत में आगमन होता है अंग्रेज़ों का। देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ों की क्या प्रक्रिया रहती है। तो सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के भारत आगमन को देखते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत जो देश है वह स्थल और जल मार्ग से लगा हुआ है। जैसे ऊपर वाला क्षेत्र है यह स्थल से लगा है और नीचे वाला जो क्षेत्र है यह जल से लगा हुआ है। तो अंग्रेज़ों का दोनों मार्ग से भारत में आगमन होता है, यानी कि स्थल मार्ग से जो अंग्रेज़ भारत में आता है वह, इसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में जो अंग्रेज आया जॉन मिल्डन हॉल सर्वप्रथम में आया, और ये स्थल मार्ग से आया था। लेकिन यह भारत में अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया था। भारत में जल मार्ग से जिस अंग्रेज का आगमन होता है वह है 1608 में हॉकिंस।
तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाएंगे कि भारत में अंग्रेज आते हैं, स्थल मार्ग से जो आया था उसका नाम जॉन मिल्टन हॉल था, जबकि जल मार्ग से आया था उसका नाम हॉकिंस था। तो हॉकिंस जब भारत में आया तो उस समय मुगल वंश का जो शासक था उसका नाम अकबर था, लेकिन जब यह भारत में पहुंचा तो उस समय शासन परिवर्तन हो गया था। उस समय जो शासन व्यवस्था को चला रहा था वह था जहांगीर। हॉकिंस के बारे में याद रखिएगा कि जो हॉकिंस था, हॉकिंस इनकी जो सर्वप्रथम इनकी जो जहांगीर के दरबार में जाता है, और जहांगीर के दरबार में जब यह पहुंचता है तो मतलब इसे 400 मनसब, एक जागीर और एक खान की उपाधि दी जाती है। लेकिन क्या हुआ कि जो पुर्तगाली जो भारत में आए हुए थे, जो सर्वप्रथम जिनका भारत में आगमन होता है वह है यानी कि जहांगीर के दरबार में बैठे हुए थे। तो जहांगीर से पुर्तगालियों ने कहा कि मतलब अंग्रेज़ों को अनुमति देना ठीक नहीं होगा, तो इसी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज़ों को अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 1608 के बाद ये हॉकिंस आया 1608 में, और 1613 में अनुमति मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि फैक्ट्री का जो संचालन होता है वह 1613 में होता है, और अंग्रेज़ों की पहली जो फैक्ट्री थी वह क्या थी, सूरत थी। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में कई क्षेत्रों का निर्माण भी किया जाता है, जैसे कि ब्रिटिशों ने 1640 में मद्रास, तो याद रखिएगा कि 1640 में जो मद्रास की स्थापना जो की थी वह फ्रांसिस डे के द्वारा की जाती है। जबकि 1668 में मुंबई क्षेत्र का जो निर्माण है, मुंबई में महत्वपूर्ण योगदान है वह किसने दिया था, तो गेराल्ड लांगियर के द्वारा। जबकि 1690 में कलकत्ता के बारे में याद रखिएगा कि जॉब चार्नो के द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि यह 3 क्षेत्रों से मिलाकर इसका निर्माण किया गया था, जैसे कलिकाता, गोविंदपुर और सुतांती, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। जबकि आगे चल के देखा जाए कि जो इनकी फैक्ट्रियों को देख लिया गया है, नए क्षेत्रों के निर्माण को देख लिया गया है। दीवानी का अधिकार, तो याद रखिएगा 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को बिना चुंगी दिए, मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार का जो अधिकार मिला उसे ही कहा गया दीवानी का अधिकार। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, भारत में आगमन होता है डेनिसों का। तो डेनिसों के बारे में याद रखना है 1616 में उनका भारत में आगमन होता है। 1616 में डेनिसों का भारत में आगमन होता है, और 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री जो लगाई वह लगाई तंजौर ट्रांकवेर तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, तंजौर ट्रांकवेर तमिलनाडु में। 1676 में जो दूसरी फैक्ट्री लगाई उन्होंने लगाई श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, जबकि यह 1745 में यहाँ से चले जाते हैं। 1745 में यहाँ से चले जाते हैं। तो जो नोट्स सभी जो छात्र बनाएं तो यह सुन के बनाएं, और जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वह नोट्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद क्या होता है, भारत में जो आगमन होता है फ्रांसीसियों का होता है। तो फ्रांसीसी जो आते हैं उनमें देखा जाए इनकी हेनरी चतुर्थ रिचलू कॉलबर्ट, तो हेनरी चतुर्थ रिचलू कॉलबर्ट आदि के द्वारा भारत में आगमन होता है, और कॉलबर्ट के द्वारा 1668 में कॉलबर्ट के द्वारा 1668 में जो फैक्ट्री लगाई जाती है वह है सूरत में। तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों ने भी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वह सूरत में लगाई थी, लेकिन कि अभी तक जितने भी यात्री थे इनकी जो कंपनियां थीं यह प्राइवेट थीं, जबकि फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी वह याद रखिएगा कैसी थी, तो गवर्नमेंट इनकी सरकारी कंपनी थी। और 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई, तो जो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई जाती है। इसके बाद फ्रांसीसियों के उपनिवेश को देखा जाए तो फ्रांसीसियों के 2 प्रमुख क्षेत्र देखे जाते हैं, जिनमें 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक का नाम था पांडुचेरी और दूसरे का नाम था पांडुचेरी था प्रथम क्षेत्र, और दूसरे का नाम था चंद्रनगर। इसके बाद देखा जाए कर्नाटक के 3 युद्ध देखने को मिलते हैं, और 3 युद्धों के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं पड़ रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ, जिनको कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो चलता है वो 1746 से 1748 तक चलता है, 1748 तक चलता है। और 1748 में ही एक संधि होती है जिसका नाम था एलापल की संधि। तो याद रखिएगा कि 1746 से
48 के मध्य युद्ध चलता है। और इस युद्ध का कारण यही था कि मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं थे, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा। तो उन्होंने कहा कि जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद कौन भारत से व्यापार करेगा यह तय हो जाएगा। तो इसीलिए यह युद्ध होता है और संधि होती है एलापल की संधि 1748 में। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है 1749 से 1754 के मध्य चलता है, जिसे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। जिसके बाद जो संधि होती है 1755 में, वह होती है पांडुचेरी की संधि। तो दूसरा युद्ध में भी इस बात का निर्धारण नहीं हुआ कि भारत से व्यापार कौन करेगा। तो तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1763। तीसरा युद्ध कब से कब तक चला? 1756 से 1763। और 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि हुई, ये भी याद रखिएगा। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि होती है। यह युद्ध अति महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि इस युद्ध के बाद एक प्रमुख युद्ध होता है जिसका नाम था बांडीबास का युद्ध। बांडीबास का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने तय कर दिया था बांडीबास का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने तय कर दिया था कि भारत में अब शासन व्यवस्था को कौन चलाएगा। तो बांडीबास का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1760 में। बांडीबास का युद्ध 1760 में होता है और इसी युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया जाता है। तो यह आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। केवल उन्हीं तथ्यों या पॉइंट्स पर बल दिया गया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। सभी छात्रों से अपील है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।